दिया गया. It was deceptively written then Colgate and Colgate. So this is basically we are infringing one of the trademark. So, यहाँ आप देखेंगे जैसे कोलगेट था वैसे ही ओरियो एंड फेबियो. तो बेसिकली ये प्रोडक्ट सेम है बट समहाउ आपको अपीयर होगा कि इसका जो है जो मार्क्स है वो डिफरेंट मुझे दिख रहा है, राइट? सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज मार्क्स. इफ यू सी दिस मार्क, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? आपको क्या समझ में आता है इस मार्क से? आप व्हाट इज दिस? कैन एनीबॉडी टेल? ट्रेडमार्क सर, ट्रेडमार्क. मार्क ये किस चीज का ट्रेडमार्क है सर? नाइकी सर, नाइकी. Nike. Okay. So basically whenever you see Nike trademark, what do you understand? क्या मिलेगा आपको Nike का? प्रोडक्ट शू और शू भी शूज मिलता है, उसका टी शर्ट मिलता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स मिलते हैं, राइट? और why we prefer Nike? Because we believe it is a good brand, its value is good, like बाटा है, टाटा है, they are all brand. कहते हैं ना जूते में बाटा, नमक में टाटा, वही खाएंगे. तो these are all what? Brand. Like if you see, this is anyone? Puma. Correct. So this is also a brand. Moment you see these marks on some product, you understand this is coming from Puma. So this is a well recognized brand. इसके अच्छे products होंगे, यही सोच के हम खरीदते हैं. तो ब्रांड वैल्यू का यूज क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं तो वी अंडरस्टैंड ये कहाँ से आ रहा है, कौन बना रहा है, ओके इसका क्वालिटी कैसा होगा, नहीं होगा, बहुत सारी जानकारियां हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आनी शुरू हो जाती हैं. सिमिलरली दिस, एनीवन? मारुति. यस, इट्स सुजुकी, बेसिकली मारुति सुजुकी. तो इसके भी कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, करेक्ट? तो देखिए आप लोग सब अवेयर हैं ये मार्क्स क्या होता है. आप सिर्फ ये नहीं जानते हैं कि इस मार्क्स को आप इस तरह के आप अपने भी मार्क्स बना सकते हैं जिसको आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं. नाउ इफ आई सी शो यू दिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस? मैकडोनल्ड. यहाँ पे आपको क्या मिलता है सर? फूड प्रोडक्ट्स हैं सर. फूड प्रोडक्ट्स. अपार्ट फ्रॉम फूड प्रोडक्ट्स कुछ और भी मिलता है? एनीबडी? आप जाते हैं मैकडोनल्ड्स के काउंटर पे तो आप कैसे फूड कैसे ऑर्डर करते हैं? लाइन में लगते हैं. ओके, लाइन में लगने के बाद फिर आप क्या करते हैं? कोई एक रिसेप्शन पे होता है. वो रिसेप्शन पे जो आदमी होते हैं वो क्या करता है आपको, वो क्या प्रोवाइड करता है आपको? देखिए वो नंबर प्रोवाइड करना ठीक है. एग्जैक्टली व्हाट इज ही डूइंग? इज ही डूइंग एनी काइंड ऑफ सर्विस? यस. तो what I'm trying to make you understand, apart from product, you get service also, and you recognize this service is coming from this particular brand. So apart from product, a trademark can be used for services also. Again, this is what? Pizza Hut, correct. So here also you get product as well as service. This Domino's. Again, here also you get product as well as service. Okay. Now this is what? आपको यहाँ क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है या सर्विस? सर्विस, एग्जैक्टली. सो आई हैव शोन यू डेलिबरेटली 3 काइंड्स ऑफ ट्रेडमार्क्स. एक ट्रेडमार्क में था जिसमें आपको सिर्फ प्रोडक्ट मिला, एक ट्रेडमार्क में था जिसमें आपको प्रोडक्ट सर्विस सब मिला, और एक ट्रेडमार्क में आपको सिर्फ सर्विस मिला. ओके, ब्लू डॉट इज आल्सो सेम. नाउ यू सी व्हाट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स. A sign capable of distinguishing the goods or services. Goods means products, services means services. एक sign जिसके through you can actually distinguish between one enterprise from those of other enterprise, correct? And trademark is valid for 10 years plus indefinite period of time. Unlike patents and design, इसमें आपको बोला था 20 साल के लिए valid है या 15 साल के लिए valid है.
Can anybody tell me why trademarks will be valid for indefinite period of time? Anybody? ट्रेडमार्क को हम इंडेफिनेट पीरियड के लिए क्यों वैलिड रखेंगे? Where it is accessible and honestly famous among the masses. True, that's true. Thank you. See, ट्रेडमार्क एक The मार्क product, सर्विस करने में कितना टाइम लगता है? आज हम लोग टाटा और बाटा जानते हैं, कितने सालों से जानते हैं? 100 साल 200 साल से ये सारे ब्रांड्स चल रहे हैं, इसीलिए हमको इनका ब्रांड वैल्यू पता है कि टाटा और बाटा का कोई भी प्रोडक्ट मैं लूंगा तो दे विल बी नाइस ओनली. So the brand itself takes lot of time in gaining a shape, right? So like there are well-known brands, Tata, Bata. So उसको 50-60 साल के बाद अगर हम पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे तब तो सब कॉपी करेंगे, फिर आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. तो there will be kiosk. Okay, that's why trademark is valid for indefinite period of time. Okay, and plus a trademark is not required to be registered. Please understand. There are two things you will be seeing. आज के बाद जब भी आप किसी प्रोडक्ट का रैपर देखते हैं तो उसमें आप देखिए उसके ब्रांड के ऊपर टीएम लिखा है या आर लिखा है. आर का मतलब है ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर किया है. टीएम का मतलब है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये इतना यूज हुआ है कि ये ऑलरेडी ट्रेडमार्क बन चुका है. अब अभी बाटा और टाटा को अपने आप अपना नाम रजिस्टर करने की कहीं जरूरत नहीं है, इतने सालों से मार्केट में है, ये सब वेल नोन ट्रेडमार्क है, तो दे डू नॉट नीड टू रजिस्टर, दे विल सिंपली राइट ट्रेडमार्क. ओके, so I will try to show you in the last figure. There I don't know if समझी उसे. आप इस फिगर में यहाँ देखिए फैबियो के ऊपर आपको टीएम दिख रहा है एक छोटा सा. If you guys see it nicely, जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, there is a small thing TM written. So that means it is a trademark. It is not a registered trademark. Okay. Now we will cover. मैं वीडियोस थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको. Now what is this? Dhokla. What is the first thing that comes to your mind after seeing this dhokla? Gujarati. Gujarat. So basically you are encountering a geographical location. Moment after seeing something, you start thinking of a geographical location. That means we are talking about geographical indication. This is another kind of intellectual property. Okay. Now, see, when I am showing you these examples, don't consider these are already registered geographical indication. They may not be. I'm just trying to imbibe something in your brain to understand what exactly I'm trying to confer to you. Okay. Now, what is this? Bihar, Litti Chokha. बिहार और लिट्टी चोखा. पहला चीज दिमाग में आता है बिहार, क्योंकि ये हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताता है कुछ प्रोडक्ट्स देखने के बाद. ओके, सो व्हाई ओके ये देखकर बताएंगे. चाय असम, दार्जिलिंग. यस, असम का चाय, दार्जिलिंग का चाय. आई टेल यू, दार्जिलिंग चाय जो है वो इंडिया का फर्स्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था. ये सबसे पुराना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है. इनफैक्ट ये फर्स्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है. व्हाई दिस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखेंगे कभी कोल्हापुरी चप्पल खरीदिए या कोल्हापुरी चादर खरीदिए, 1-2 जनरेशन तो आपका आराम से देख लेगा, वो खराब नहीं होता है. सो दे आर वेरी स्पेशल. These products are very special. That's why they have been categorized as a geographical indication. Now इसको geographical indication बना के क्या फायदा है? अभी बिहार में कोई दार्जिलिंग की चाय लाके वो नहीं बोल सकता बिहारी दार्जिलिंग चाय. ओके, बिहार में वो दार्जिलिंग चाय करके नहीं बेच सकता है unless he gets a permission or he legally buys दार्जिलिंग चाय from दार्जिलिंग और उसके पास लाइसेंस है. इसके बिना वो नहीं बेच सकता. और लाइसेंस देने के लिए क्या होगा? कोई भी लाइसेंस तो फ्री में नहीं देगा. दे विल आस्क फॉर मनी. सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल एंड देन वी से प्रॉपर्टी, जहां कहीं से भी आपको मनी को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं. अंडरस्टूड? नाउ ये क्या है, कोई बताएंगे?
सिक्की से बना हुआ Yes. टोपी। Do you have any idea this Sikki grass product of Bihar is a registered GI? गेहूं की सिक्की से बनते हैं। Right. ये recognized GI है बिहार का। बिहार। ये नहीं, थोड़ा सा गेस इसमें भागलपुरी नहीं आएगा। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू एम्ब्रॉयडरी, जो काम किया हुआ है, जो आप हिरन का और फोटो जो देख रहे हैं, इसको खतवा वर्क ऑफ बिहार बोलते हैं। ये भी एक रजिस्टर्ड जीआई है। कल्चरली हम लोग बहुत रिच हैं, तो एक्चुअली हम लोगों को जब भी कभी अपने गेस्ट को या किसी को कुछ गिफ्ट वगैरह देना है, कुछ भी देना है, तो हमको हमेशा एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन वाला प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो छोटे छोटे समुदाय के नाम से वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। लाइक सी जियोग्राफिकल इंडिकेशन अनलाइक अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक सिंगल आदमी का नहीं होता है, क्योंकि हम जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं। एक पर्टिकुलर लोकेशन में बहुत सारे लोग बनाते हैं, जैसे मखाना। हमारे मिथिला साइड में भी बहुत सारे लोग उपजाते हैं मखाना, और भागलपुर साइड में भी बनाते हैं। दोनों मखाने की क्वालिटी में अलग अलग डिफरेंस है। पेड़ा, हमारे बाबा धाम में जो पेड़ा मिलता है उसका क्वालिटी अलग है। हमारे रांटी मधुबनी में जो पेड़ा मिलता है उसका क्वालिटी अलग है। तो हम बात क्या करते हैं, रांटी मधुबनी में जो मिलता है, हम किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं लेते हैं जब जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को मिलता है इसका लाइसेंस। ये ग्रुप ऑफ पीपल जब बाकी लोगों को लाइसेंस देते हैं तो उनको पैसा मिलता है। इन छोटे छोटे, वो बहुत छोटे छोटे वर्ग वाले होते हैं, और उनको इसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट होता है। इसीलिए इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन में रजिस्टर करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज करती है। इसको बताइए, अभी आपने एक गेस किया था कि नहीं? ताँत की साड़ी। करेक्ट करेक्ट, ये भागलपुरी सिल्क है। मुजफ्फरपुर का लीची। मैडम इसका कुछ और भी नाम है। सारी मुजफ्फरपुर। एग्जैक्टली, लीची। शाही लीची नाम से ये जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर्ड है। ओके, ये इसके बिना तो बासमती राइस। हमारा बासमती नाम से तो नहीं है मैडम ये रजिस्टर्ड। कतरनी चावल सर। एग्जैक्टली, कतरनी चावल। राइस। यस, कतरनी चावल जो है हमारे बिहार का एक रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। अब इस कतरनी राइस को हम जाके दूसरे स्टेट में ऐसे ही नहीं बेच सकते कि बिहार का कतरनी राइस लेके आए, अनलेस हमने बिहार के उन लोगों से लाइसेंस लिया है। ओके, दिस आई टोल्ड यू। फॉर्चुनेटली जब मैंने लास्ट टाइम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में एक प्रबंधन भवन में जब मैंने लेक्चर दिया था, तो उस समय मैंने बोला था कि लोगों को थोड़ा अवेयर होकर मखाना को कम से कम एक जीआई बनाने के लिए। तो आज जब मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी है कि मखाना कम से कम भागलपुर साइड का जो मखाना उन लोगों ने एक जीआई रजिस्टर किया है। सो तो शायद मिथिला मखाना से ही किया है या फिर भागलपुर, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ अभी, बट एक मखाना को जीआई मिला है, तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। ओके, दिस मिथिला पेंटिंग। बेसिकली इसको मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। मिथिला को हम मधुबनी लोग पेंटिंग। यस सर। एक टाइप से हम लोग यूज करते हैं मिथिला और मधुबनी को पर्यायवाची की तरह, बट ये मधुबनी पेंटिंग नाम से जो है हमारा रजिस्टर्ड जीआई है। ये काथा। काथा कढ़ाई। काइंड ऑफ, सुजनी एम्ब्रॉयडरी। ये मुजफ्फरपुर के आसपास ये काम होता है। ये भी एक रजिस्टर्ड जीआई है, और मुझे जहाँ तक पता है, ये बताएं प्लीज। एक खाजा, सिलाऊ का खाजा। एग्जैक्टली, आप लोगों ने सारे आंसर्स दिए हैं। आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों को अवेयरनेस तो है थोड़ा बहुत, कि बहुत अच्छे से आपको जीआई के बारे में पता है। जीआई एग्जैक्टली आपके लोकेशन का कल्चर बताता है, और इस कल्चर को हमेशा हमको बढ़ावा देना है। हमारे कल्चर को हमको पीछे नहीं छोड़ना है, हमको उसको पैरेलली अपने साथ लेकर चलना है। यस, दिस इज सिलाऊ खाजा ऑफ बिहार। दिस इज ऑल्सो रजिस्टर्ड जीआई। नाउ यू सी द डेफिनेशन ऑफ जीआई।
अब इतना कुछ जानने के बाद, अ नेम और साइन used on product which corresponds to a specific geographical location or origin. ये अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि एज ए टोकन ऑफ लव एलएनएमयू किसी भी प्रोग्राम में लोगों को एक ट्रेडिशन ऑफर करती है, वो मिथिला पेंटिंग्स वगैरह या फिर उससे बने प्रोडक्ट्स आप लोग एक्सचेंज करते हैं हर एक तरह के कॉन्फ्रेंस वगैरह में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग देयर इज अ मिथिला हार्ट नियर मधुबनी। तो यहाँ पे बहुत सारे जीआई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कभी भी आपको मौका मिलता है तो प्लीज़ जाइए। ये हमारे कल्चर को इनरिच करता है और उसको कंसोलिडेट करता है अगर हम लोग इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं तो। If Parvati is there, can you play the video of GI and trademarks? Just a minute. फुल स्क्रीन कर दो उसको। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर, आ रही है। सर वीडियो का आवाज नहीं आ रहा है। ओके, आवाज स्लो है सर। रीस्टार्ट द वीडियो। प्लीज बेयर विद अस। ये टेक्निकल एरर्स हमेशा होते हैं। चिंदी चोर के साथ घमासान के बाद अब आईपी नानी बिजी हो गई अपनी पोती की शादी की तैयारियों में। संगीत वाले दिन जब छोटू उनसे मिला तो वाओ नानी, आप तो बिल्कुल छाए हुए हो। आपके सामने तो मधुबाला को भी कॉम्प्लेक्स हो जाए। ओए, मस्का लगाना बंद कर। ये बता तुझे क्या चाहिए? नानी, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। क्या एक प्यारा सा लाडला सा बच्चा अपने नानी को कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दे सकता? अच्छा चल, एक्सेप्ट किया तेरा कॉम्प्लीमेंट। अब बता तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी हाथ की वो स्पेशल वाली चाय पीनी है। बस इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा मस्का? मस्का नहीं नानी, आप आज सचमुच बहुत ही रॉकिंग लग रही हो। ये साड़ी आप पर बहुत ही अच्छी लग रही है। अरे ये तो स्पेशल लखनवी चिकनकारी है। लखनवी चिकनकारी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये अपनी खूबसूरत और बारीक एम्ब्रॉयडरी के काम के लिए फेमस है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? क्या है? ये एक रजिस्टर्ड जीआई है। जीआई? वो क्या होता है नानी? जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, हिंदी में जिसे भौगोलिक उपदर्शन कहते हैं। ये किसी समुदाय का बौद्धिक अधिकार है, वो विरासत जिन्हें प्रोटेक्ट और एनकरेज करने की बहुत आवश्यकता है। मुख्यतः इन टाइप्स में रजिस्टर्ड होती है: नेचुरल गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, फूड स्टफ। अच्छा। चल अब ना किचन में चलते हैं और गर्मा गर्म चाय बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ। किचन की ओर जाते हुए नानी ने छोटू को अपना देश घुमा दिया। छोटू, जी नानी। ये देख, ये पेंटिंग देख। ये एक मधुबनी पेंटिंग है, बिहार की। और ये है हिमाचल की कांगड़ा पेंटिंग। तेरे नानू को देश की कला और संस्कृति से जुड़ी हुई चीजों को इकट्ठा करने का बहुत शौक है। अच्छा। ये कठपुतलियाँ देख रहा है? हाँ। ये राजस्थान की हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ से बस्तर ढोकरा, आंध्र प्रदेश से तिरुपति लड्डू,
असम से मूगा सिल्क, नागालैंड से नागा मिर्च और मध्य प्रदेश के बाघ प्रिंट, ये सब रजिस्टर्ड जीआईज हैं। ओके। ये हमारे देश की कला और संस्कृति का प्रतीक है। हमारे देश में हुनर और कला का इतना भंडार है कि अभी से ही 300 से ज्यादा रजिस्टर्ड जीआईज हैं। वाओ। चल, अब तू चाय बनाने में मेरी मदद कर। एक बर्तन में पानी ले और उबालने के लिए रख। यस बॉस। पता है छोटू, तुझे मेरे हाथ की चाय इतनी पसंद क्यों है? क्यों है नानी? क्योंकि ये स्पेशल दार्जिलिंग की चाय है। ये देश की सबसे पहली रजिस्टर्ड जीआई है, जो 2004 में रजिस्टर्ड हुई थी। लेकिन नानी, एक बात बताओ, इन जीआई से फायदा क्या होता है? देखो छोटू, ज्यादातर जीआईज गांव के समुदाय के होते हैं। इनसे कारीगर, बुनकरों, किसानों की आमदनी बढ़ती है। उनको अपनी मेहनत का सही दाम मिलता है और उन वस्तुओं की डिमांड भी बढ़ती है। साथ साथ खरीदने वालों को भी विश्वास हो जाता है कि वो एक जेन्युइन चीज खरीद रहे हैं। ओह, वैसे नानी मुझे एक आइडिया आया है। अरे वाह छोटू, तेरे को आइडिया? यस नानी, अगले महीने फॉरेन से मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। क्यों ना मैं उन्हें हमारे देश के कुछ सुंदर जीआई प्रोडक्ट्स गिफ्ट में दूं? ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है छोटू। उन्हें ये चीजें और हमारे देश की कला का नाम भी होगा। देखा नानी, आपकी संगत में मैं कितना इंटेलिजेंट हो गया हूँ। हाँ भाई, ये बात तो है। ओके, अभी जो लास्ट एस्पेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, दैट इज कॉपीराइट। सो आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू आर, आप लोग एजुकेशन के फील्ड में हैं, डिफरेंट पेपर्स पब्लिश करते हैं, कुछ बुक्स लिखते हैं, तो कॉपीराइट के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करता है। सो देयर आर बेसिकली 6 पार्ट्स। एक पार्ट होता है जो लिटरेसी वर्क अदर देन कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं, tables and compilations in computer database and dramatic works। इसमें आता है बुक्स, स्पीचेस, मैनुअल, जर्नल पेपर्स। सेकंड कैटेगरी है म्यूजिक एंड लिरिक्स। थर्ड कैटेगरी है पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग। फोर्थ कैटेगरीज है मूवीज, ड्रामा, ऑडियो विजुअल कंटेंट एटसेट्रा, साउंड रिकॉर्डिंग, प्रोग्रामिंग। जैसे मैं एक किसी पोर्शन को थोड़ा सा कवर करूंगा। जैसे आपने अगर बीच में कुछ गाने सुने हो, जैसे एक बहुत ही फेमस गाना था बादशाह का, एक रैप सॉन्ग का, बरलो को बिटुलो लंबो लंबो चूल गेंदा फूल। आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव heard that song. So this Baro ko bitilo, this actually comes from a Bengali poet. Bengali poet has written that song and it's a very famous folk song in Bengal. उसने बहुत पहले इसको बनाया, ठीक है, और सडनली इस बादशाह ने उसको कॉपी किया एंड अनअवेयर ऑफ दैट। So when he came to know that he is now infringing, he is trespassing in others' copyright, he paid around 5 lakhs to the person who has created those lines. आप सोचिए, उस आदमी ने आज से 30-40 साल पहले वो गाना बनाया और 30-40 बाद 30-40 साल के बाद किसी ने उसको कॉपी किया और उसके लिए उसने पैसे दिए। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि ये इंटेलेक्चुअलिटी कैसे प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है। हम जो है डिफरेंट सॉन्ग्स के जैसे लाइसेंस देते हैं। आप बहुत सारे मूवीज देखेंगे, जैसे अक्षय कुमार, सलमान खान, उसको कॉपी करके डब करते हैं, उसको वापस ये प्रोड्यूस करते हैं हिंदी में। सो दे ऑल पे टू दोज ओरिजिनल क्रिएटर्स, उसका लाइसेंस लेते हैं। आप हमेशा देखते होंगे, अक्सर कोर्ट में कुछ मैटर्स आता है कि इन्होंने पैसा नहीं पे किया, हमारा कॉपी किया, तो इसको रोक दो, और उस पर रोक लगा दिया जाता है। फिर उनका कॉम्प्रोमाइज़ होता है। कॉम्प्रोमाइज़ बेसिकली फिनेंशियल सेटलमेंट होता है। आपने सुना होगा कि बीच में जो हरिवंश राय बच्चन जी की जितनी भी रचनाएं थी, जैसे जो भी रचनाएं होती हैं बुक्स, कॉपी किताब की, वो जो है 60 ईयर्स के लिए वैलिड होती है। सॉरी, लाइफ टाइम ऑफ ऑथर वैलिड होता है प्लस 60 ईयर्स।
तो हरिवंश राय बच्चन जी को मरे हुए अब ऑलमोस्ट 60 ईयर्स हो जाएंगे, तो अमिताभ बच्चन जी गए थे दिल्ली हाई कोर्ट कि हमारा राइट एक्सटेंड कीजिए, कॉपीराइट जो है, क्योंकि ये मेरे फादर का क्रिएशन है। तो कोर्ट ने बोला नहीं, ऑथर का लाइफ प्लस 60 ईयर्स जो लेजिस्लेशन ने बनाया वही करेक्ट है, हम उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद बेसिकली क्या है कि ये सब पब्लिक डोमेन में आ जाता है। उन सारे क्रिएशंस को कॉपी किया जा सकता है। बहुत सारे जर्नल पेपर्स आज के दिन में आप देखेंगे कि फ्रीली अवेलेबल है, क्योंकि उसका सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स है वो लैप्स कर गया है एक्सक्लूसिव राइट्स का। तो जर्नल पेपर, सॉन्ग, इस सब में आपको ये भी सोचना है कि एक्चुअल ओनर कौन है कॉपीराइट के लिए। लाइक आप किसी जर्नल पेपर को जब जर्नल पेपर लिख कर दे देते हैं, तो क्या आप उस पेपर को खुद से अपने 3-4 कलीग को शेयर कर सकते हैं? आप इन सब क्वेश्चंस को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। इसका आंसर यही है कि आप एक बार जब किसी जर्नल पेपर में अपना पेपर पब्लिश करते हैं, तो वो जर्नल आपको कुछ रॉयल्टी पे करता है बेस्ड ऑन योर एग्रीमेंट, और आप उसको फिर कॉपी करके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपने कलीग्स को बांट के नहीं दे सकते, इवन दो आप खुद ही उसके ऑथर हैं। इसी तरह जब आप डिफरेंट गाना बनाते हैं प्रोड्यूसर्स के लिए, तो सारे राइट्स प्रोड्यूसर्स के पास होते हैं, बहुत कम जगहों पे राइट्स जो है सिंगर्स के पास होते हैं। नेचुरली जब सिंगर बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे बड़े बड़े सिंगर्स हैं, बड़े बड़े जो लिरिसिस्ट हैं जैसे जावेद अख्तर साहब, तो ये सब अभी क्या करते हैं, उस गाने पे रॉयल्टी लेते हैं, अभी वो हैंड ओवर नहीं करते हैं। अभी वो बोलते हैं मैं भी को ओनर रहूंगा, जब तक ये बिकेगा तब तक जो भी रॉयल्टी आप मुझे दीजिए। अदरवाइज पहले के ज़माने में सिर्फ टी सीरीज़ या फिर चंद कंपनियां थी जो सारे पैसे खा जाती थी। Like now we are almost on the verge of concluding this particular season. There could be different types of intellectual property within one product. If you see this laptop, you can see a trademark, you can see the body design, this goes in design, you can see the keypads, LCD screen, these are all the parts of patents. You can see this semiconductor integrated layout designs. इसके बिना अभी जितना हम कंप्यूटर क्रांति देख रहे हैं या फिर मोबाइल में क्रांति देख रहे हैं, वो बिना सेमीकंडक्टर लेआउट डिजाइंस के पॉसिबल नहीं है। जो यूजर मैनुअल होता है वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होता है। These are some of the websites where you can refer. And Parvati, can you please play the IP Everywhere video?
आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि क्यों इसको इंटेलेक्चुअल बोलते हैं और क्यों इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। और जो लास्ट स्लाइड है उसमें कैरियर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, जैसे साइंस ग्रेजुएट हैं, जैसे आपके लिए कोर्ट में आपके वकील केस लड़ते हैं, वैसे ही वकील की जगह पेटेंट्स में हमारे यहाँ पेटेंट एजेंट्स होते हैं या आईपी लॉयर्स होते हैं। सिमिलरली ट्रेडमार्क्स के लिए ट्रेडमार्क एजेंट और लिटिगेंट्स होते हैं। और जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं वो हमारे ऑफिस में एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइन, जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड जीआई और एग्जामिनर ऑफ कॉपीराइट्स बन सकते हैं। विद दिस आई बिलीव वी आर एट द एंड। We are open to questions. Thank you, sir. As they said that a picture speaks 1,000 words. अपने चित्र के ग्रेजुएट चित्रों के माध्यम से बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही आसानी से और फनी वे में भी चीज़ों को रखा, जिससे चीज़ों को बहुत आसानी से हम लोग समझ सकें। Now we are moving on to the next session, that is the question answer session. May I request all our faculties कि इन्हीं कोई डाउट्स हो, इंक्वायरीज हो, वो आगे आए और अपने डाउट्स को रखें। जी, I urge all the faculties to come forward and put forward the questions or other doubts or any inquiries whatsoever. Yes. There was a doubt regarding Makhana's GI registration, so I'll just share the details of registration. It was, I just want to know whether you can see this. Yes. But we can see Suzumi embroidery work. Oh. Not regarding Makhana. Yes. Can you please read out? I am unable to read it. Okay, it's for Mithila Makhana only, registered by Mithilanjal Makhana Utpada's son. Okay. This is 696. So this is the information which is available in the portal regarding Mithila. See, we are in this field for around 12 years. Still we get confusion. So you people should not hesitate in asking any doubts. Hello. Yes. Can you hear me? Yes, please ask. Sir, my question is that while showing the slide, Parthiman has shown one slide that don't publish without being patented. Means we can't publish unless we are filing for patent. But I came to know that some papers which are being published, they are also being patented. Is it possible that the papers which are being published, we can file the patent for the same? Okay, I got your question. See, इस पे थोड़ा बेसिक जैसे जानते हैं। सपोज आप किसी पेटेंट एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। सपोज आपने एक नया चेयर बनाया है, आप क्या क्लेम करेंगे कि आपने पहली बार ये चेयर बनाया है, करेक्ट? जो हम लोगों का काम होता है एज एन एक्सपर्ट कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में कितने टाइप के चेयर्स बने हैं उससे उसके फीचर्स को कंपेयर करें। लाइक अगर आप बोलते हैं कि आपके चेयर्स में आर्म रेस्ट नया आया है या फिर हेड रेस्ट नया आया है, तो वी विल स्कैन ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेयर्स वर्ल्ड वाइड जो डॉक्यूमेंटेड है।
और हम चेक करेंगे सच में किसी में आर्म रेस्ट आया है या हेड रेस्ट आया है कि नहीं आया है, उसके रेस्पेक्ट में आपका अलग है कि नहीं है। नो सपोज आपने पहले ही उसको पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दिया, जैसे हम लोग जो भी सर्च करेंगे इंफॉर्मेशन कि आपका प्रोडक्ट नया है कि नहीं नया है, वो तो पब्लिक डोमेन में ही सर्च करेंगे। सपोज आपने खुद ही पब्लिक डोमेन में पहले डिस्क्लोज कर दिया, तो बेसिकली आपने पब्लिक को बता दिया, राइट? सो वो खुद ही आपके लिए एक प्रायर आर्ट बन गया, मतलब वो आपके लिए आपका खुद का बनाया हुआ जहर है। अंडरस्टूड? उसी के बेसिस पर हम बोलेंगे क्योंकि आपने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, आपने उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया, तो कोई भी पब्लिक उसको यूज कर सकती है। नाउ जब कानून बनता है तो इन सब चीजों को भी देखा जाता है कि सपोज कि कई सारे रिसर्चर्स हैं कि रिसर्च पेपर में पब्लिश करते हैं, तो कुछ एक्सेप्शंस रखे गए हैं कि सपोज उन्होंने रिसर्च पेपर में पब्लिश करने के लिए बस कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको हम उस कम्युनिकेशन वाले पीरियड टाइम को उसको हम प्रायर आर्ट नहीं मानेंगे। या फिर गलती से उन्होंने पब्लिश कर लिया एक रिकॉग्नाइज साइंटिफिक जर्नल में, तो हम उनको 1 साल का टाइम पीरियड दे देंगे। बट बिलीव मी, उस 1 साल में अगर कोई आदमी बोलता है कि हम उस 1 साल में आपका वो प्रोडक्ट बना लिए हैं, तो जिस दिन आपका पेटेंट ग्रांट होगा या फिर जब आप कीजिए आपने 10 महीने के बाद अप्लाई किया, आपने जनवरी में पब्लिश कर दिया और अक्टूबर में आपने अप्लाई किया, जनवरी से अक्टूबर के बीच में अगर किसी ने बनाया है तो आप उसको जाकर क्लेम नहीं कर सकते कि आप मेरे प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर रहे हैं। इवन दो आपको एक रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट ने कि ठीक है 12 महीने तक अगर पब्लिश कर भी लिया है तो हम आपको पेटेंट दे देंगे, बट दैट इज अ वेरी सब्जेक्टिव इश्यू। वो आप 10 महीने के लिए आप कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। So there will be complicacy. That's why it is said you should not publish. Moment you file your patent application, you do whatever you want to do. आपको TikTok बनाना है, आपको YouTube पे वीडियो डालना है, जो भी करना है कीजिए। There is no issue. I hope मैंने आपके कंसर्न को सॉल्व किया है। लेकिन अगर हमने पेटेंट फाइल किया है और इन द मीन वाइल जो पेटेंट प्रोसेस अभी चल रहा है और किसी ने उसको पब्लिश कर दिया, तो हम कैसे क्लेम करेंगे? सर जिस दिन आपने फाइल कर दिया ना, वो आपका प्रायोरिटी डेट होता है। फाइल करने के बाद हमारा काम होता है उसको पब्लिक डोमेन में लाना 18 महीनों के बाद, ठीक है? तो मान लीजिए आपके फाइल करने के बाद किसी ने गलत पब्लिश भी कर दिया है उस फाइलिंग डेट के बाद, तो उससे कोई परेशानी नहीं है, फाइलिंग डेट के बाद किया है। सपोज कीजिए किसी ने चोरी से फाइलिंग डेट के पहले कर दिया है, तो स्टिल देयर आर प्रोविजंस जहां आप आके प्रूव करेंगे कि हमसे चोरी से ले लिया और इसने गलत पब्लिश कर दिया, तो उस केस में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देखिए हमारा जो कानून जो बना है, लॉ बना है, बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोसेस और बहुत ही ज्यादा डिस्कशन के बाद बना है। तो इन सारे इफ एंड बट्स को डिस्कस किया गया है, जो भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आते हैं उन सबको कवर किया गया है। तो अगर आपने एक बार फाइल कर दिया और किसी ने गलत पब्लिश भी किया है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पेटेंट राइट्स पे। किसी ने अगर अननोइंगली पब्लिश किया, उसने चोरी नहीं किया, अननोइंगली पब्लिश किया, तो उसके लिए कुछ लॉ है कि हमने पेटेंट पहले फाइल किया था? सर आपने पहले फाइल किया तो आपको ही मिलेगा उसका ग्रांट, बाद वाले को नहीं मिलेगा। So this is the law. इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप जैसे ही फाइल कर देंगे आपका जो है क्लेम मतलब प्रायोरिटी डेट के हिसाब से फिक्स हो जाएगा। थैंक यू। आई होप आपका डाउट क्लियर हो। अगर अभी भी डाउट है तो आप वापस पूछ सकते हैं आंसर। अगर कोई भी सीरियस डाउट गुड आफ्टरनून सर, तो वापस पूछ लीजिए। या श्योर प्लीज। I have a question regarding GI. You were talking about geographical identification, and it is provided to all the producer of that area. And you were also telling that the producer can give license to the producer of other area as well. No. So my question is, producer will give license to sell, not to produce. It's less likely. Okay. Because that is produce. See, geographical indication का मतलब है कहीं ना कहीं वो environment आपके लिए suitable है, इसीलिए आप उसको बना पा रहे हैं। जैसे मखाना हम कितनी भी कोशिश कर ले महाराष्ट्र में नहीं उगा पाएंगे। उसके लिए जो वेदर चाहिए, जो ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, जो डिफरेंट बायोलॉजिकल कंडीशन चाहिए वाटर में, वो हमको हर जगह नहीं मिलेगा। बट आई बिलीव शायद लाइसेंस दे सकते हैं।
because I'm not geographical expert, so I cannot say surely. But I believe वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लाइसेंस दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू रॉयल्टी मोस्ट लाइकली. Sir, question is like they are identified, the producers are identified by the geographical location. Right. It is possible that these producers are small farmers. They may not be registered producer as well in that area. So what are the provisions through which I can get some like power to sell their products from that producer, from that farmers who have got GI in that area? See, it's a group of producers. It's not a single producer. It's a group of producers. So there will be an association. Okay. वो एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ जो लोग हैं वहाँ के, उनके नाम से वो रजिस्टर्ड है. उसका कोई ना कोई एक चेयरपर्सन होगा या फिर उसका एक सर्टेन कॉम्पोजिशन होगा उस कम्युनिटी का. तो उनसे जब आप अप्रोच करेंगे तो हैप्पीली दे विल गिव, बिकॉज उनको पैसा मिलता है. सी, जियोग्राफिकल इंडिकेशन को एक्सप्लॉइट करना बहुत ज़रूरी है. तो जब आप उनको अप्रोच करेंगे तो आई बिलीव दे हैप्पीली विल गिव. यस, देयर विल बी अ नेगोशिएशन. लाइक आप मार्केट में सब्जी खरीदने भी जाएंगे, आप बोलेंगे मुझे 50 रुपए किलो दे दो, वो बोलेगा नहीं 60 से नीचे नहीं दूंगा. तो अल्टीमेटली यू नेगोशिएट एंड सेटल एट वन पॉइंट. सो यू विल हैव टू नेगोशिएट विद दोस ग्रुप आल्सो. दैट इज द ओनली वे. There cannot be any compulsion to those producers, at least as per my knowledge. There cannot be any compulsion for geographical indication license. There could be a compulsion in patents, like कि public outcry है, public को वो product नहीं मिल पा रहा है, तो there can be a compulsion. Government can give compulsory license to certain people if they apply for, but that may not be true in GI. I hope I have answered your question. Or if there is Yes, sir. please do ask. So I don't have to approach the individual sellers, but Yes, to the yes. registered society Not that they are individual producing. seller. Yes, not individual Okay, seller. okay. There will be a composition. There will be an association. right. You have to reach to them. Thank you, sir. Yes. Okay, hello sir, this is Banu Raj. I have a very brief question, sir. I am a teacher of geography, and many a times we present a classification related to climate or similar studies. Just Okay. okay, am I audible, sir? I probably got the question. Are you trying to ask that your area may not be suitable for patent or intellectual property rights? Are you trying to ask me that? Ki history is My question is that many a times in disciplines of social sciences such as geography, आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज़ फिर कट जा रही है. सॉरी, आपका क्वेश्चन मुझे नहीं सुनाई दिया और ना मुझे पूरा समझ में आया. If anybody can help in interpreting his question, please. I'd be happy to answer. Okay, am I audible now? Yes, yes, please. Okay, मेरा सर आई एम अ टीचर ऑफ ज्योग्राफी. मेरा सोशल साइंसेज में बहुत बार हमें ऐसा होता है किसी कॉन्सेप्ट को लेके इवन क्लासिफिकेशन प्रोड्यूस करते हैं. लेट्स से क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ एन एक्चुअल रीजन. ओके, या कई बार हम किसी टेस्ट को इनोवेट करते हैं कोई खास स्पेसिफिक पर्पस के लिए. लेट्स से रेनफॉल की हमने कोई ट्रेंड के लिए टेस्ट को डिवाइस किया है यूजिंग आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग टूल्स. क्या ये भी आईपीआर के तहत में आएगा? इन चीजों को हम इंक्लूड कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा. प्रोबेबली मुझे आपका क्वेश्चन समझ में आया है, बट सिंस इट इज नॉट माय एरिया तो मुझे इंटरप्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आई विल ट्राई टू आंसर. Like, see, there are certain geographical conditions that appear. Like, there could be a method of detection of cyclone. There could be a method of something like that. So, in that, probably, yes, if there are new scientific methods of recognizing or identifying that in advance, we can identify that the process can be patented. Then there could be certain machines that could be developed for identification of these calamities or something related.
that can be patented. Apart from that, sometimes what happens in geography, we always talk about information. Like we talk about here is South Pole, here is North Pole. We try to tease these two kids. So we always have a kind of concept in our brain that this may not be a matter of patent. For those, I will show you. Just a minute. Just a minute. Give me 1 minute. Can you see these flashcards on your screen? So basically, what is this? Through these flashcards, we are trying to teach kids different action, different poses. So likewise in geography or history or whatsoever, there could be these kind of product development for certain kind of subjects or for certain kinds of topics. Those are patentable subject matter. I hope at least to some extent I have answered to your query, because I'm unable to understand your question fully. I'm sorry for that. Okay, thank you, sir. Any other faculties with I think I'm audible, sir. Kundan, sir. Yes. सर मेरी अपनी ही 2 क्वेरीज है सर. I think was waiting for other faculties to take over. So I teach psychology here, and many of our friends are from social science like history, political science. तो सर जैसे हम लोग का सर ऐसा पेटेंटिंग कभी ऐसा कल्चर नहीं रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं साइकोलॉजी में बात करूँ भारत के परिवेश से, तो हम लोग या तो कुछ नया डेवलप करते हैं या पेपर पेंसिल टेस्ट डेवलप करते हैं या किसी का मुझे डिप्रेशन नापना है सर. वेरी लेमन टर्म टॉपिक. तो मैंने क्या किया, पेपर पेंसिल टेस्ट है हमारे में बहुत ही फेमस स्किल है. तो मैंने स्केल कंस्ट्रक्शन कर लिया 10 आइटम का. अब मान लीजिए सर मैंने वो मिथिलांचल अपने ही लोगों पे उसको एडमिनिस्टर किया और मैंने करीब 5000 बच्चों का उस पे लिया और मैंने वो पेपर पब्लिश कर दिया. क्या मैं उसे पेटेंट करा सकता हूँ? सर जहां आप एजुकेशनल पेपर्स की बात करते हैं तो दे आर ऑल कवर्ड अंडर कॉपीराइट्स. They are not part of patent, but what I have shown like flashcard kinds of things. Like आप सपोज कीजिए हिस्ट्री नॉर्मली लोग बोलते हैं बहुत ही नीरस सब्जेक्ट है, या साइकोलॉजी बहुत ही नीरस सब्जेक्ट है, ऐसा लोग बोलते हैं. बट प्रोबेबली शायद हमने वो तरीका डेवलप नहीं किया है कि उसको कैसे पढ़ाया जाए. तो ये फ्लैश कार्ड जो है पिछले कई सालों में नया आया है, जिससे आप बहुत छोटे छोटे बच्चों को लाइक 2 साल 3 साल के बच्चे भी आपको 40-50 कंट्री का फ्लैग आइडेंटिफाई कर देंगे विद दीज फ्लैश कार्ड्स. इसको क्या करते हैं 2 से 5 सेकंड के लिए उनके सामने रखते हैं, जैसे जापान का फ्लैग है बताते हैं ये जापान. तो इस तरह के आप कुछ प्रोडक्ट्स अगर डेवलप करेंगे तो दे आर पेटेंटेबल. बट मोमेंट यू गो टू सम रिसर्च and publication of related papers, so they will be all part of copyrights, not patents. तो वो तो ऑटोमेटिकली सर कॉपीराइट हो गया अगर मैं उसे पब्लिश करता हूँ. राइट. नॉर्मली हम लोग सिर्फ उस पर बिलीव नहीं करते हैं. बहुत कुछ मैंने नहीं बताया आपको, जैसे कॉपीराइट के लिए कॉपीराइट सोसाइटीज होता है, कॉपीराइट बोर्ड्स होता है. तो लोग एक किसी बोर्ड को अप्रोच करते हैं बिकॉज एज ए कॉमन पर्सन वी कैन नॉट गो एंड फाइट फॉर एवरी लीगल थिंग्स. बट कॉपीराइट बोर्ड, कॉपीराइट एसोसिएशंस का काम ही यही है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आए हैं, हमारे थ्रू कॉपीराइट में रजिस्टर हुए हैं, उसका क्या है, उसमें अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो लोग जाके लड़ते हैं.
तो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज होती हैं, जैसे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, आपने कोई पेटेंट फाइल किया तो उन्होंने स्पॉन्सर किया। उसी तरह से कई सारे क्रिएटर्स मिलके अपना कॉपीराइट बोर्ड बनाते हैं, अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट इटसेल्फ, यू कैन से private people, but they are also creating kind of government और association they are creating, और वो एसोसिएशन को एक कॉम्पोजिशन होता है, जैसे सेक्रेटरी होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है, वो लोग जाके फिर आपके लिए कोर्ट केसेस करते हैं। तो आई ऑलवेज बिलीव कि कॉपीराइट दो ऑटोमेटिकली कॉपीराइट में हो जाता है, उसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, स्टिल पीपल शुड मस्ट अप्रोच थ्रू द कॉपीराइट बोर्ड। कॉपीराइट बोर्ड के थ्रू उनको कॉपीराइट रजिस्टर जरूर करवाना चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील। सर मान लीजिए मैं सेम सिचुएशन में एक ऐप डेवलप कर लेता हूँ और डिप्रेशन की जगह मान लीजिए मैं, आजकल बच्चे सभी घर घर की कहानी है कि बच्चे मोबाइल पे एडिक्टेड हो चुके हैं, चाहे वो इन्फेंट हो या चाहे वो चाइल्ड हो, चाहे मान लीजिए मैंने ऐसा कोई ऐप डेवलप किया जिससे उनके पेरेंट्स को सिग्नल या अलर्ट मैसेज या वार्निंग सिग्नल चले जाए कि बच्चे ने 2 घंटा से ज्यादा मोबाइल यूज किया है। अब पेरेंट्स जो हैं जाके उसको, मुझे हो रहा है अमेरिका में, अब वो जाके उसको बच्चे को मोबाइल रोक दें या ले लें। तो मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ ऐप डेवलप किया सर, तो क्या मैं इसको पेटेंट करा सकता हूँ? कंप्यूटर एप्लीकेशन में जैसे आपने ऐप डेवलप किया, ऐप के साथ अगर वो प्रोडक्ट में मतलब हार्डवेयर फॉर्म में है तो उसको पेटेंट मिलता है। अदरवाइज जैसे आपने ऐप डेवलप किया, उसमें सर्टेन स्टेप्स होते हैं, लाइक कि आपने ऐप डेवलप किया कि दिस ऐप विल बी फैसिलिटेटिंग कि 1 घंटा देख लिया बच्चे ने तो एक रिमाइंडर भेजेगा पेरेंट को, 2 घंटा देख लिया तो फिर 2 पेरेंट को रिमाइंडर भेजेगा। अब जैसे उसमें ये क्या है कि 1 घंटे में रिमाइंडर भेजेगा कि सपोज कीजिए 1 बीप करके देगा, 2 घंटे में 4 बीप करके देगा, सो दैट कि पेरेंट अलर्ट हो जाए, ये 4 बीप आया मतलब ये थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। तो दीज आर इन्वेंटिव वे। सो ये मेथड्स आप कर सकते हैं पेटेंट, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ऐप पर से नहीं होगा पेटेंट, ऐप कॉपीराइट में जाएगा, बट जो आपके टेक्निकल स्टेप्स हैं उसमें एज ए मेथड और एज ए प्रोसेस आप उसको पेटेंट करवा सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक प्रोडक्ट के अंदर मैंने आपको एक आईपी मतलब मल्टीपल आईपीस एक प्रोडक्ट के अंदर है, वो भी आपको दिखाया है। तो बिलीव इट कि एक ऐप में सिर्फ एक कॉपीराइट ही नहीं होता है, उसमें बहुत सारे उसके वो कई पेटेंट्स भी लोग लेके रखते हैं उसके टेक्निकल स्टेप्स के। थैंक यू। आई आस्क मनु जी कि आपका क्वेरी मतलब कुछ एक्सटेंट तक भी रिजॉल्व हुआ कि नहीं, बिकॉज आई एम कंसर्न क्योंकि मैं पूरी आवाज आपकी सुन नहीं पा रहा हूँ और प्रोबेबली वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। Manu sir, your translation is great. Sir, when I question as a social science student, the feature है novelty. Novelty is the key of innovation. So how exactly choose है to measure out novelty in writing or in publishing? वो कैसे degree of accuracy में हम कैसे देखेंगे? That would be the basis or that would be the precursor for applying copyrights. तो जो novelty है, जो feature है, उसको हम कैसे, is there any technique to measure that novelty? कॉपीराइट को आप पेटेंट्स की तरीके से मत देखिए। कॉपीराइट्स जो है उसमें नोवेल्टीज तो मैं सच यूज नहीं करते हैं। कॉपीराइट्स में यूज करते हैं कि आपने सच में उनका जो क्रिएशन है उसको आपने कॉपी किया कि नहीं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि वो गाने का एग्जैक्ट लाइन कॉपी कर दिया, आप भले ही उसके दूसरे गाने में 50 लाइन डाल दीजिए, लेकिन एक लाइन आपने एज सच दूसरे का उठा के डाल दिया, तो दैट इज एन इन्फ्रिंजमेंट। और मैं आपको एक मजेदार बात बताऊंगा कि कॉपीराइट्स के केस वर्ल्ड वाइड जो भी कोर्ट में जाते हैं वो कभी भी कोर्ट में सेटल नहीं होते हैं, वो बाहर बैठ के थ्रू नेगोशिएशन सेटल होते हैं कि ठीक है आप मुझे इतना रॉयल्टी दे दीजिए या फिर इतना कुछ दे। अगर आप देखेंगे फेसबुक, हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, आप कभी उसका हिस्ट्री पढ़िए, देयर इज अ मूवी आल्सो फेसबुक पे, तो आप समझेंगे कि जो 3 फाउंडर मेंबर या 2 फाउंडर मेंबर थे उसमें जिसने स्पॉन्सर किया था उसका भी कुछ राइट्स होता है उस फेसबुक को डेवलप जिसने भी किया, लेकिन उसने स्पॉन्सर किया है।
तो देयर इज अनडिस्क्लोज एग्रीमेंट कि बाद में उस जिस फाइनेंसर को कितना रॉयल्टी मिला या कितना रॉयल्टी मिलता है. These matters are never solved in court. ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है. बट वन थिंग फॉर श्योर, आप कितना भी आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन एक सर्टेन इंसिडेंट्स को आपने एज सच पर से कॉपी कर लिया है तो दैट इज एन इन्फ्रिंजमेंट. दैट्स व्हाई ये सेटलमेंट होते हैं बाहर. I hope I have answered your question. Thank you, sir. Now we are arriving at the end of this, in the section of this online workshop. Now I invite our coordinator, Dr. Ankit Kumar Singh, sir, Assistant Professor of Botany. Over to you, Ankit, sir, for thanks of vote. Thank you, Amit, sir. Honorable Vice Chancellor, Professor Sanjay Kumar Chaudhary, sir. Director IQAC, Mohammad Jia Haider, sir. Resource person, Dean from different faculties, head from different departments, senior faculty members, and dear colleagues. Good afternoon to all of you. It is my proud privilege to propose a vote of thanks to this August gathering in online mode on the occasion of IPR awareness program jointly organized by IPR Cell, IQAC, Mithila University, and Patent Office, Controller General of Patent Design and Trademark, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. First of all, I place on record my deep sense of gratitude and indebtedness to our visionary Vice Chancellor, come Chief Guest, Professor Sanjay Kumar Chaudhary, sir, for his blessings and being the backbone in motivating the academic and research activities in the university. Thank you so much, sir. I would like to express our sincere thanks to esteemed resource person, Mr. Kundan Kumar and Ms. Parvati as Assistant Controller of Patent and Design, Patent Office, Kolkata, for accepting our invitation to deliver lecture on IPR awareness. Your expertise and knowledge have greatly enhanced our understanding of intellectual property right and their importance. Thank you so much, sir. And ma'am, I extend my heartfelt thanks to all the dean, heads, and faculty members for active participation in IPR awareness program. I express most sincere thanks to Mohammad Jia Haider, sir, Director IQAC, for guidance and enormous support. Thank you so much, sir. I also wish to express my gratitude to Dr. Diwakar Jha, sir, member of IQAC Core Committee, for suggestion and support wherever needed. Thank you so much, sir. I am thankful to all the members of IPR Cell, Dr. Abhishek Rai, sir, Mr. Amrit Kumar, sir, Dr. Prachi Marwa, ma'am, Dr. Rashmi Kumar, ma'am, Dr. Vilasa Kumari, Dr. Santosh Kumar, sir, and all the members of IQAC Assist Committee for making this event successful. I am also thankful to Mr. Sachin ji, Ganesh ji, Vikas ji for official and technical support to make this program a grand success. Thank you once again, and we look forward to your continued engagement in our future events. Thank you so much. Thank you, Ankit, sir. एक बिहारी प्रयास IPR सेल और IQAC के ज्वाइंट एफर्ट में ऑर्गेनाइज किया गया. हम लोग आगे भी इसको जारी रखेंगे. परमिशन ऑफ सर, ऑनरेबल VC Vice Chancellor, sir,